बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। शाहिद खाकान साहब ने कहा कि महंगाई से बड़ी कोई नेशनल सिक्योरिटी जो है वो नहीं है। महंगाई का शोर शराबा फिर हुआ है, मिनी बजट की बातें हो रही हैं, सेल्स टैक्स की जो छूट है वो ख़त्म करने की बात हो रही है। IMF के हवाले से जो चौधरी सरवर साहब गवर्नर पंजाब हैं, उन्होंने लंदन में एक गुफ्तगू की है, वो भी बड़ी मानी खेज गुफ्तगू है और आज मीडिया की जीनत बनी है। आपको उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आज ये जो इकॉनमी की सूरत हाल है और फिर जो आवाज़ें उठ रही हैं उसके साथ साथ, और फिर मुत्तहिदा अपोजिशन ने जो पार्लिमान की सलामती कमेटी के बाइकआउट का फैसला किया है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। इकॉनमी की इस वजह से क्योंकि आज स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 2000 पॉइंट से ज़ायद नीचे गिरी है। ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 178 रुपये से ऊपर चला गया है। प्रॉब्लम्स हैं, हुकूमत कहती है, और उसकी वजह यह है कि जो बुनियाद है सिस्टम की वो ठीक नहीं है, और इंटरनेशनल जो हालात हैं उसकी वजह से इकॉनमी जो है इस तनाजुली का शिकार है और ये प्रेशर जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई मुअज़्ज़िज़ मोहतरम अली गौहर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, शहादत ऐवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, आफ्ताब जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और कामरान मुर्तज़ा साहब जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा। प्रोग्राम शुरू करने से पहले चौधरी सरवर साहब ने गुज़िश्ता शब जो गुफ्तगू की IMF के हवाले से, वो जरा सुन लेते हैं ताकि अपनी बहस का आगाज करें। IMF ने टोटल हमें $6 बिलियन देना है ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। $2 बिलियन उन्होंने सालाना हमें देना है और हमारी हर चीज उन्होंने लखवानी, और ओवरसीज पाकिस्तानी, और वो लोन है, चार्टी नहीं है, लोन है, हर चीज लखवानी उन्होंने। $6 बिलियन देकर 3 सालों में देना है। आफ्ताब जहांगीर साहब, चौधरी सरवर साहब बड़े सीनियर रहनुमा है आपकी पार्टी के, कहते हैं $6 बिलियन जो कि 3 सालों में मिलना है, हर चीज लिखवा ली है IMF ने हमसे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब और तीनों दोस्तों को मेरा सलाम। इतने मौजूद पैनल के सामने तो आपको कोई ऐसा ही आदमी लेकर आना चाहिए था कि जो इनके सवालात का भी जवाब देता और आपके भी सवालात का जवाब देता। मैं तो सीधा साधा सा एक रोड पे काम करने वाला वर्कर हूँ, आप मुझे इतने मुश्किल हालात में डाल देते हैं हाफिज साहब, आपको मना भी नहीं कर सकता। अच्छा देखें, बात यह है कि जब कौमें मकरूज हो जाती है, कोई शख्स मकरूज, फॉर एग्जांपल मैं ही किसी से कोई कर्ज लेता हूं, तो जब कर्ज, जिस वक्त मैं मुश्किल हालात में होता हूं, तो कर्ज देने वाला जो भी मुतालबा करता है, जो बात भी करता है, मुझे उसको मानना पड़ता है। मैं ये समझता हूं कि मैं इस कर्ज को लेने के बाद अपने हालात को बेहतर करके उसके कर्ज को वापस कर दूंगा। लेकिन बदकिस्मती से आप हाफिज साहब, आप समझदार सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं और इतने मतलब अच्छे आपने पैनल बिठाया हुआ है कि जब भी कोई कर्ज ले और फिर उतार ना सके तो वो फिर उस कर्ज के दलदल में ऐसा फंसता है कि उसमें बहुत सारी चीजें उसको कंप्रोमाइज करनी पड़ जाती हैं। बहुत सारी ऐसी शराइत माननी पड़ती हैं जो नॉर्मल हालात में कोई नहीं मानता। यही सूरत हाल इस वक्त मुल्क की है, क्योंकि आपने देखा कि मुल्क मुसलसल कर्जे में था और हम इतनी बड़ी कुव्वत होने के बावजूद, इतनी बड़ी ताकत रखने के बावजूद, दुनिया में 6ठे नंबर पे 5वें नंबर पे बड़ा मुल्क होने के बावजूद, सारी वसाइल होने के बावजूद इस मुल्क को है कर्जे की दलदल में हमने डुबोया। अब वो मजीद हम डूबते चले जा रहे हैं क्योंकि निकल नहीं पा रहे, इसलिए कि ये हालात, दुनिया के हालात ऐसे हैं कि जिसकी वजह से ये जो 2-2.5 साल कोविड का गुजर रहा है ये है, और बहुत सारे हालात हैं। तो इसमें हमें मजीद ऐसी शराइत को मानना पड़ेगा कि जो हम ना चाहते हुए भी मानेंगे। इसका सिर्फ एक ही हल है कि कौम को खड़ा होना पड़ेगा। कौम, चाहे आज हम हैं कल नहीं होंगे, आज 1 साल रह गया है, हो सकता है अगले साल इलेक्शन हो जाए, उसके बाद या 2023 तो लाजमी इलेक्शन होना ही है। तो उसमें जो आने वाले हैं, या अगर हम हैं तो हम हैं, और अगर कोई और है हमारे दोस्त तो वो है। अगर हम कोई मुश्किल फैसला करके इन सारी चीजों से निकल सकते हैं तो बिल्कुल निकलना चाहिए। और मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि ब्लैकमेलिंग की जो जिंदगी है उससे वो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है कि मैं वो गुजार सकूं। अली गौहर साहब कहते हैं हालात पहले थे खराब और ख़राब हो गए, और अब जो आएगा उसके लिए भी कोई अच्छे साजगार हालात नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्ताब साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बात शुरू की और उन्होंने ज़ाहिर हालात का एतराफ़ किया, लेकिन गुजारिश ये है कि चैलेंजेस तो हुकूमतों को होते हैं और देखना ये होता है कि कौन सी हुकूमत है जिसने अच्छा डिलीवर किया, उन चैलेंजेस को फेस किया और उसमें सुरखरू हुआ और अपने मुल्क को उन हालात से निकाला।
دیکھیں جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو پھر ہم گورنمنٹس کا ہی کمپیریزن کریں گے نا. میں اس وقت صرف مختصراً 2 گزارشات آپ سے کرتا ہوں. 2013 میں جب ہمیں گورنمنٹ ملی 2013 میں تو اس وقت آپ صاحب آپ کے سامنے پورے پاکستان کے سامنے ہے ہمیں 2-3 بڑے چیلنجز تھے. ایک سب سے بڑا چیلنج تھا انرجی کرائسس کا, اور آپ نے دیکھا کہ 20-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اور جو بجلی کے ریٹس تھے وہ بھی مطلب ہے کہ کافی زیادہ تھے اس وقت بھی. پھر دوسرا بڑا چیلنج دہشت گردی کا تھا اور ہمارا کوئی شہر محفوظ نہیں تھا. آپ نے دیکھا کہ اس بڑے تھوڑے ٹائم میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنا اور اس کام کے اوپر مطلب ہے کہ اس کو کامیابی کے ساتھ ہم نے کتنے بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگائے, اور آج الحمدللہ اگر ہم ان کو پراپرلی چلائیں تو ہمارا وہ ایشو نہیں ہے. دوسرا دہشت گردی کا آپ نے دیکھ لیں ضرب عضب میاں نواز شریف صاحب کے ٹائم میں ہوئی, پھر آپ نے دیکھا کہ اس میں ہمیں کراچی کی رونقیں بحال ہوئی. پرفارمنس سے ہوگا, پرفارمنس سے دیکھیں میرا مقصد یہ ہے کہ لیکن جو 2018 میں ہم نے پاکستان آفتاب صاحب کی حکومت کو دیا, معذرت کے ساتھ ہم کون سا ایسا شعبہ ہے, ہر شعبے میں ہی ہم نیچے آئے اور ہم تو پھر 2013 سے بھی بہت پیچھے چلے گئے. مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے جب اور پھر جب آپ نے ایکسپیکٹیشنز لوگوں کی بہت ہائی کر دی, جب آپ عمران خان جب اپوزیشن میں تھے وہ کیا باتیں کرتے تھے, کتنے کروڑ نوکریاں لے آئیں گے, کرپشن جو ہے وہ کتنے دنوں میں ختم ہو جائے گی. معذرت کے ساتھ میں کرٹیسائز نہیں کرتا, کون سی ایسی وزارت ہے جس کا روز نیا سکینڈل نہیں آتا. شہادت صاحب کیا ایسی چیز ہوئی ہے کہ مطلب یہ خرابی بڑھ گئی, یا حالات پہلے سے اتنے خراب تھے کہ اس کی کنٹینیوٹی ہو گئی؟ پی ٹی آئی نے ایکسپیکٹیشن بہت ہائی کر دی تھی لوگوں کی اور وہ یقیناً وہ میٹ نہیں ہو پا رہی تھی, تو لوگ کمپیریزن ان کے اس ہائی ہوپ سے کر رہے ہیں جو انہوں نے دلائی تھی لوگوں کو. دیکھیں حافظ صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ پرائم منسٹر جو ہیں اس بات کا اقرار کر چکے ہیں, برملا یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں تھے, ہمارے پاس ٹیم نہیں تھی کہ ہم اس ملک کو سنبھال سکتے, اور اس کا ثبوت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جس طریقے سے بلوچ صاحب نے یہ آپ کے سامنے واضح رکھا ہے کہ ان کے جو وعدے وعید تھے ان میں سے آپ دیکھ لیں ایک بات بھی ان کی جو ہے 1 انچ بھی آگے گئے ہوں. ان کا ایک ہی ایشو ہے کہ اس ملک اور قوم کے عوام جو ہے نا ان کو بھکاری بنا دیں, بجائے وقار کے ساتھ ان کو عزت کی روٹی دیں, کوئی پالیسی دیں, کوئی خارجہ پالیسی ہو, انٹرنل پالیسی ہو, کسی کی کسی فیلڈ میں بھی. میں یہ سمجھتا ہوں ان میں کوئی جمہوری روایات جو ہیں دور 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 تک نہیں ہیں. ان کو ان کی توقع کے برعکس جو ہے گورنمنٹ میں لا کے بٹھا دیا گیا ہے اور وہ حواس باختہ ہیں. اور اب یہ اس چکر میں ہے کہ کبھی دوست کہتے ہیں 3.5 سال ہو چکے ہیں, کبھی کہتے ہیں 4.5 سال ہو چکے ہیں. جس طریقے سے میرے بھائی ابھی آفتاب بھائی کہہ رہے تھے کہ اگلے سال الیکشن ہو, تو اب تو یہ کہ خدا کرے ان سے عوام کی جان چھوٹے, اور یہ ملک ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ ملک چلنے کے قابل نہیں ہے. انشاءاللہ یہ چلنے کے لیے بنا ہے, چلے گا, اور جو بھی گورنمنٹ آئے گی کم از کم ان سے 10 گنا بہتر عوام کو سکھ کا سانس لینے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ جو بندوبست کرے گی. کامران صاحب, یہ جو چودھری سرور صاحب کا اسٹیٹمنٹ کہ جی $6 بلین کے عوض جو ہے نا ہم نے سب کچھ لکھوا دیا ہے, تو بہت ہی خطرناک بات ہے جو وہ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں گے چودھری سرور صاحب کی طرح جو ہے نا اور بھی ایک ایک کر کے لوگ پھٹکنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ اب جو ہے نا وہ جتنا ہمیں جوس نکالنا تھا وہ نکال دیا ملک, جتنا بیڑا غرق کرنا تھا وہ بیڑا غرق کر دیا. ایک ایسے شخص کو ڈرائیونگ دے دی گئی تھی جس کو ڈرائیونگ نہیں آتی تھی. اس میں کون قصوروار ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ کسی وقت جو ہے اس کا پارلیمانی کمیشن بننا چاہیے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ جب یہ ملک کو جو ہے ملک کا نظام اس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں میں سنبھال دیا جاتا ہے, اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اب جب میرے دوست فرما رہے تھے کہ اگر گورنمنٹ بدلی ہو جائے تو 10 گنا بہتر ہوگی. مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ اس کے بعد آنے والی گورنمنٹ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایسا نہ ہو کہ تم بھی مداوع نہ کر سکو, اس کے بعد بھی شاید مداوع ممکن جلدی نہیں ہوگا, اور جو بیڑا غرق ہو چکا. تو اس میں جو ہے نا جتنی جلدی آپ جان چھڑا لیں اس کا نقصان کم ہوگا. آپ فائدے کی بات جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا فی وقت سوچنا بند کر دیجیے. نقصان جو ہے نا وہ کہیں کسی جگہ پہ رک جائے تو اللہ پاک خیر کرے, پھر اس کے بعد جو ہے 1-2 سال کے بعد کے فائدے کی آپ بالکل ریورسل کی بات کریں گے. اس وقت مجھے ریورسل بھی نظر نہیں آتی ہے. آپ جس کو مرضی اٹھا کے بٹھا لیجیے گا,
वो भी रुसवा होगा। और ये रुसवाई जो है ना, ये 3.5 साल के जो ये टेनोर गुजरा है, इसका नतीजा है। आफ्ताब साहब, ये चले बहुत सारी अच्छी चीजें की होंगी पीटीआई ने, गलती कहाँ पे की? टीम बनाने में गलती की? इमरान खान साहब अपनी टीम के बारे में ओवर कॉन्फिडेंट थे, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके, क्योंकि बाज़ चीज़ों में किया होगा लेकिन बाज़ चीज़ें जो अगर ख़राब नज़र आती हैं तो वहाँ वो है, फिर उनको इधर उधर से लोग लाके लगाने पड़े। क्या ऐसी चीज़ है, होमवर्क की कमी थी जिसकी वजह से जो ये उंगलियां उठ रही हैं, ये शिकायतें हैं? अच्छा हाफिज साहब, देखिए बात बिल्कुल वाज़ेह है। मैं इसी माशरे का हिस्सा हूँ, मैं इस मुल्क का एक शहरी हूँ, मैं कतई नज़र इससे कि एक एमएनए हूँ, लेकिन ये कि उसके बावजूद एक मैं शहरी हूँ और मुझे वो तकालीफ भी पता है, क्योंकि मैं जब अपने घर के अंदर हालात देखता हूँ, जब मेरी वाइफ मुझसे मुतालबा करती है तो मेरे जैसा थोड़ा बहुत खाता पीता शख्स भी परेशान है, तो आम आदमी की क्या हालात होंगे। देखिए मैं, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि नहीं जी मैं अपने किसी को डिफेंड करने के चक्कर में खामखा अपने उल्टे हाथ के फरिश्ते को बिजी कर दूं कि वो लिखता रहे झूठ 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 झूठ, तो उससे बेहतर ये नहीं है कि मैं सच लिखूं, ताकि मैं इस दुनिया में तो नहीं लेकिन आने वाली जिंदगी में जो मेरी ताहयात की जिंदगी है उसमें सुरखरू हो सकूं। बात ये है कि हमने यकीनन जो बातें हमने की, हमने लोगों को होप दिलाई, सारा कुछ किया, तो वो एक टीम की हैसियत से हमने किया था। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जो उस वक्त करीब लोग थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को यकीनन उनको बताया होगा, उसमें बड़े बड़े माहिर लोग होंगे, वो यकीनन बहुत इकोनॉमिक्स के माहिर होंगे, बहुत सारी और चीज़ों के माहिर होंगे। उन्होंने इमरान खान साहब को, जो कि उस वक्त इमरान खान थे, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें बताया होगा कि जी हम ये सारे मेजर्स लें तो और ये काम करेंगे तो ये मुल्क खुशहाली की तरफ जाएगा, इस मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, अगर हम इस फील्ड में काम करेंगे तो ये बेहतर हो जाएगी, इस फील्ड में काम करेंगे तो ये बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन जब जाहिर बात है जब आप प्रैक्टिकल उसमें आए, आपने जब वो आया तो मैं जब महसूस किया है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने पार्लियामेंट में भी ये बात कही थी, आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी कह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक बहुत बड़ा हडल्स है इस मुल्क की तरक्की के अंदर। देखिए उसकी वजह ये है, मैंने पार्लियामेंट में की, हो सकता है बलोच साहब को याद हो नहीं हो, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा था कि आप उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, आप उन पर एतमाद करते हैं, अपने मुंतखब लोगों पर एतमाद करेंगे तो आपको रास्ता भी मिलेगा, आपको इस मुल्क की तरक्की भी मिलेगी। हम ब्यूरोक्रेसी पे करते हैं, यकीनन ब्यूरोक्रेसी एक बहुत बड़ा अहम रोल होती है किसी भी माशरे के अंदर, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं हाफिज साहब कि एक शख्स 6 महीने सेक्रेटरी हेल्थ बन जाता है, उसके बाद वो 6 महीने के बाद वो सेक्रेटरी पेट्रोलियम बन जाता है, उसके बाद वो 2 साल के बाद वो सेक्रेटरी इकोनॉमिक्स बन जाता है। मतलब ऐसा क्या उस शख्स के पास कुलिया है कि वो, मैं कहता हूं कि एक फील्ड का माहिर आदमी बैठेगा और वो अगर नीचे आपने तो आफ्ताब साहब ये सारे इदारों की इस्लाहात के लिए एक एडवाइजर साहब रखे, डॉक्टर रिशत हुसैन साहब, 3 साल काम करते रहे, अब वो इंटरव्यूज दे रहे हैं, वो कहते हैं जी नहीं चलने दिया, कॉम्प्रोमाइजेस हुए हैं, मतलब अब फिर ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करना कम था। मैं आपको बताऊं हाफिज साहब, ये इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया इस मुल्क का ये है, जब हम मौजूद होते हैं तो हम ये रिपोर्टें दे रहे होते हैं, हम ये बातें कर रहे होते हैं, चैनल पे भी आके बातें कर रहे होते हैं कि सब अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। जब हम चले जाते हैं, जब हम रिटायर हो जाते हैं या हमें फारिग कर दिया जाता है, तो फिर है वो बैठ के कहते हैं कि जी ये हुआ, हमने ये कंप्रोमाइज किया, मुझे काम नहीं करने दिएगा मुझे। तो भाई पहले दूसरे दिन तीसरे दिन आते मीडिया पे बैठते, कहते कि जी मैं 1 महीना हो गया, 3 महीने हो गए, जो मैं करना चाहता हूं वो मुझे नहीं करने दिया जा रहा, मैं आवाम के सामने अपना जो है इस्तीफा देता हूं, मैं कहता हूं कि जी आप अगर काम करने के लिए मुझे फ्री हैंड देंगे तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं कर रहा। ये बड़ी बदकिस्मती है। मतलब आप कौन सी ऐसी मिसाल चाहे अदलिया की ले लें या किसी चीज की भी ले लें, हम जब वक्त गुजर जाता है तो 3 साल के बाद फिर वो हम करते हैं। ये इसी वजह से ये जो मुल्क जो है जिसने तरक्की करनी है, जिसने इस मुल्क को मजबूत होना है, वो हम नहीं कर पा रहे। ठीक है अलीगढ़ साहब, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आते हैं। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी की बात उन्होंने की है कि, और ये शिकवे शिकायतें भी करती रही है हुकूमत की, जी हर्डल्स हैं, आपके ऊपर भी इल्जाम होता है कि जी बड़े पंजे गाड़ रखे हैं आपने और पीपल्स पार्टी ने। गुफ्तगू करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अलीगढ़ साहब, एक आपने सियासी अदम इस्तेकाम पैदा किया, सिस्टम ठीक नहीं किया, ब्यूरोक्रेसी में पंजे गड़े हुए थे आपके और पीपल्स पार्टी के, नतीजा ये हुआ कि आपने हर्डल्स क्रिएट की हर तरह से उठ के रहा।
دیکھیں بڑی مذائقہ خیز بات ہے، مطلب ہے کہ یہ تو وہ میرا خیال ہے کہ کوئی اگر 3rd 4th کلاس کے اسٹوڈنٹ بچے بھی ہوں نا چھوٹی کلاسز والے، تو وہ بھی اس قسم کے بہانے اور الزامات نہیں لگاتے. دیکھیں بیوروکریسی، آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ایز اے ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ پورا پاکستان اور ان کے مخالفین بھی اس چیز کے معترف ہیں. ہر حلقہ باب میں ان کو کہا جاتا ہے کہ ان جیسا اچھا ایڈمنسٹریٹر، اور پنجاب پاکستان کا سب سے بڑی آبادی والا صوبہ ہے اور وسائل کے لحاظ سے بھی. اور آپ نے دیکھا کہ ہر شعبے میں کوئی ڈینگی آ جائے، چاہے مطلب ہے کوئی چیلنج آ جائے، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہے ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، کوئی شعبہ ہو، وہ پہلی مثال دیتے ہیں کہ جی وہ شہباز شریف صاحب کا. ایون آپ کا روڈ انفراسٹرکچر ہو، ایسے پروجیکٹس ہوں جو سال کا ٹائم ہوتا ہے 6 مہینے میں مکمل کیے. ادھر تو حکومت کے یہ حالات ہیں کہ جو سال والے پروجیکٹ ہیں وہ 3 سال میں بھی مکمل نہیں ہوتے، ان کے اوپر مہنگائی کی وجہ سے کاسٹ الگ بڑھ جاتی ہے. باقی ایشوز کو تو خیر رہنے دے، آفتاب صاحب شریف بندے، اب میں زیادہ چیزیں معاملات لیکن بیوروکریسی میں اصلاحات تو ہونی چاہیے. بیوروکریسی وہ ٹھیک ہے، اصل بندہ جو ہوتا ہے وہ کیپٹن جو ہوتا ہے نا، وہ اگر آپ کا کیپٹن جو ہے وہ اہل آدمی ہے، وہ لائق آدمی ہے، تو وہ ٹیم کو چلانا اس کا کام ہوتا ہے. اگر کیپٹن نالائق ہو، انٹرینڈ ہو اور اس کی نیت کچھ اور ہو. دیکھیں جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو کافی چیزوں کو آپ کو فوکس کرنا پڑتا ہے کہ میں ذمہ داری مجھ پر کیا. جب آپ کو یہ احساس ہی نہ ہو، جب آپ کی توجہ ڈیلیور کرنے کی بجائے اس بات پہ فوکس ہو کہ آپ نے اپنے سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ کیسے بنانا ہے، آپ نے اپنے سیاسی مخالفین کو جو ہے وہ وکٹمائز کیسے کرنا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کی توجہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. آپ ڈیلیور کرنے کی بجائے آپ ان سرگرمیوں میں، آپ دیکھیں کہ جب گورنمنٹ آئی تھی میاں نواز شریف صاحب کو، آپ کو ایک ٹائم یاد ہوگا کہ 2013 کے الیکشن ہو رہے تھے، عمران نیازی صاحب ایک سٹیج سے گر گئے تھے چوٹ آئی، میاں نواز شریف صاحب فوراً ہاسپٹل میں پہنچے تھے ان کی عادت کے لیے. پھر آپ نے دیکھا کہ جب ضرورت پڑی تو وہ ان کو ادھر گھر ان کے گئے کہ مطلب ہے عمران نیازی صاحب کے، اور ادھر جا کر ان سے مشاورت کی. یہ چیز ہوتی ہے بڑا بننے کے لیے انسان کو بہت ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے قد تب بڑا ہوتا ہے جب انسان جھکتا ہے، جب اس کے اندر اس کا، جب آپ جس بڑے منصب پہ بیٹھتے ہیں آپ کو اپنے اندر کے انسان کو بھی اتنا بڑا کرنا پڑتا ہے. نہیں تو پھر یہ جب ایک ہم محاورتاً بات کرتے ہیں سیاسی بونوں کی یا سیاسی قد کی کرتے ہیں، یہی وجوہات ہوتی ہیں جن باتوں کی وجہ سے لوگوں کو سیاسی بونوں. شہادت صاحب کو یہ جو علی گوہر صاحب اشارہ کر رہے ہیں، یہ پولیٹیکل آئسولیشن کی بات کر رہے ہیں کہ جی کنسنسس، مشاورت، چاہے آپ کے کتنے حریف کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ انگیجمنٹ وہ نہیں ہوئی. توجہ جو ہے وہ ان کو وکٹمائز کرنے کی طرف زیادہ تھی، گورننس کی طرف کم تھی، جس کی وجہ سے یہ کیوس پیدا ہوا. دیکھیں حافظ صاحب، سب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے ون مین شو ہے. ان کو کسی شخص پہ، دوسرے شخص پہ پرائم منسٹر اعتبار کرنے کے لیے قطعی طور پہ راضی نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں، کسی ایک پنجاب صوبے کو دیکھ لیں، فیڈرل گورنمنٹ کو دیکھ لیں، ان کے چیف سیکرٹریز کتنے بدلی ہوئی ہے. کون سا سیکرٹری ہے جو 6 مہینے ایک سیٹ کے اوپر ہے؟ کون سا آئی جی ہے جو 8 مہینے 6 مہینے سے زیادہ کسی ایک جگہ پر ہے؟ ان کی کوئی چونکہ کوئی پالیسی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کنسلٹیشن نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. اچانک آل آف سڈن جو ہے ان کو تخت پہ لا کے بٹھا دیا گیا ہے. یہ حواس باختہ ہیں، یہ ابھی تک یہ سمجھ نہیں سکے کہ یہ اپوزیشن میں کھڑے ہیں یا یہ حکومت میں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو کم از کم یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک ٹینیور پاکستان کے عوام پر حکومت کے طور پہ مسلط رہے ہیں. ان کو اس وقت خود یہ بیٹھ کے انالیسس کرنا چاہیے کہ انہوں نے عوام کے لیے جو وعدے وعید 126 دن کیے تھے ان میں سے کون سا پورا کیا. جی ٹھیک بات ہے. کامران صاحب، یہ کیا بنیادی خرابی کیا؟ انتقام کا جذبہ، کیپیسٹی کا ایشو، یا ہرڈلز بہت زیادہ تھیں اور سسٹم ٹھیک نہیں تھا؟ مسئلہ ہے کیا؟ ان کے پاس صرف ایک مقصد تھا جب یہ آئے، فلاں بھی چور فلاں بھی چور. دیکھیے یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے، نبی سے ایک سبق ہم سب ساری سیکھ سکتے ہیں، بڑا آسان سے. فتح مکہ کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اس کا گھر بھی دارالمان ہے آپ کے لیے، اتنا جگہ جو چلا جائے گا اس کو بھی معافی ہے، اتنا جگہ بھی چلا جائے گا اس کو بھی معافی ہے. ہم ان کے اس سوچ تک تو نہیں پہنچ سکتے، مگر ان قدموں کے نشانوں پہ تو چل سکتے ہیں نا. نبی کی وزڈم دیکھیں اس میں نا. اگر ان کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا خدا نخواستہ تو وہ شاید وہ سروں کی مینار بنا دیتا اس وقت.
मगर नबी क्या कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं और अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या निकल रहा है कि चंद सालों के अंदर अंदर जो है ना वो दुनिया का एक बड़ा हिस्सा जो है ना पता हो जाता है। ठीक। तो अगर जिन्होंने काम करने होते हैं वो पीछे चले, कानून ने अपना रास्ता लेना होता है, वो भी आज तक नहीं ले सका, मगर वो मामला को इंतकाम का मामला छोड़ के वो आगे तरक्की की तरफ मामला को लेके चलते हैं, मामले को आगे की तरफ लेके चलते हैं। ये इस तरह से नहीं करते कि इनके अलावा जो है ना वो सारे चोर हैं। तो चोर है तो फिर किसके ऊपर चोरी स्टैब्लिश आपने की है? जो कुछ स्टैब्लिश किया भी है या जिनके ऊपर आप वो किया भी है वो सामने नजर आ रहा है कि वो सियासी इंतकाम है। ये सबसे बड़ा वक्त जो इनका जाया करने का ये था। फिर दूसरा इनके साथ जो टीम है वो आमतौर पे ऐसे है जैसे ये सड़कों पे बैठे हुए लड़के होते हैं ना, वो आने जाने वालों को भूल रहे हैं, कोई आ रहा है तो उसको छेड़ रहे हैं, इस टाइप के लोग थे। और वो आगे सारा दिन इनकी तारीफें किया करते थे कि जनाब इमरान खान साहब, जनाब इमरान साहब, जनाब इमरान खान साहब। तो करना वरना किसी को कुछ भी नहीं आता था। $200 बिलियन इन्होंने 90 दिन में लाने थे, जो 100 दिनों में लाने थे। $100 बिलियन किसी के मुंह पे मारने थे, 100 हमारे मुंह पे मारने थे, न अपने मुंह पे मार सके न किसी और के मुंह पे मारते थे। वो बेड़ा गर्क हो गया इस वक्त कौम के मफाद में सिर्फ यही है कि इनसे जान छुड़वाई जाए, और उनके मफाद में भी यही है जो जिनकी वजह से ये आके बैठे हैं कि इनसे जान छुड़वाई जाए। नहीं जान छूटेगी, आप जाके जो है ना, मैं ये बिलीव नहीं करता कि जिसको मर्जी आप इसको गवर्नमेंट दे दीजिए, आज गवर्नमेंट दे दीजिए, अगले 5 साल तक जो है मामला सेटल नहीं होंगे। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, इतने हालात गंभीर है, चलने के काबिल नहीं रहा। आफ्ताब साहब, अब ये महंगाई जो पिछला महीना था वो डबल डिजिट में 11.5, अब ये फिर आज है कि जी मिनी बजट ला रहे हैं, सेल्स टैक्स पे से छूट खत्म हो रही है, गैस के प्राइसेस की चीजें, और हुकूमत भी कह रही है अगले आइंदा 6 माह जो है जो माशी माहिरीन है वो भी कहते हैं जी ये कम नहीं होनी महंगाई, लोग जिएंगे कैसे? अच्छा देखिए, ये बिल्कुल सही बात है, मुश्किल हालात हैं, मैं तो आपको पता है कह भी रहा हूं, लेकिन ये कि देखें, ये वो जो टीम है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिनको किया हुआ है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो एक तो ये कि वो आके बताए कि क्या असल सूरत हाल है, और दूसरा ये जो अभी मेरे दोस्त तीनों बात कर रहे हैं अपोजिशन वाले, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि ये पार्लियामेंट के अंदर आए, हर चीज का बायकाट कर देते हैं, ये पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में कोई इधर उधर का किसी के मुकदमे लड़ने के बजाय बताएं कि जी आप ये काम कर रहे हैं, इसके बदले में अगर ये काम करेंगे तो मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा, अगर आप ये काम कर रहे हैं इसके बदले में ये काम करेंगे तो मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा, इससे माशी सूरत हाल कंट्रोल में आएगी। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे दूध की नहरें छोड़कर गए थे, ये कहते हैं जी 1.5 लाख का मकरूज हम बच्चा छोड़कर गए थे, आज आपने 2.5 लाख का कर दिया, तो भाई 1.5 लाख तक तो आपने पहुंचाया ना उसको। मकरूज कौमें कभी भी तरक्की नहीं कर सकती जब तक अपने कर्ज से ना जान छुड़ाए। इसी तरह आम हालात के अंदर आम आदमी भी अपने कर्ज से जान नहीं छुड़ाता तो वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। वो लाइफ जब तो उसको लग्जरी नजर आ रही होती है कि बैंक की गाड़ी लेकर, फिर एक दिन आता है बैंक वाला आता है कहता है भाई गाड़ी मुझे दे दो, घर मुझे बात दे दो, क्योंकि जब आप देने के काबिल नहीं होते। इस मुल्क को इस हाल में पहुंचाने वाले आज बैठ के जो है बड़ी अच्छी तकरीरें कर रहे हैं। कभी आपके प्रोग्राम में इन्होंने ये कहा कि अगर ये इसके बदले में ये काम करें, ये तनकीद कर रहे हैं पिछले 3 साल की, ये तनकीद करते हैं पिछले 20 साल की। अभी पेशावर के अंदर जलसा हो रहा है तो पीपल्स पार्टी वाले किन पर इल्जाम लगा रहे हैं, किसके साथ कह रहे हैं कि वो, क्योंकि जहां इलेक्शन होगा एक दूसरे के मुकाबले में आएंगे, एक दूसरे को उसके ऊपर तनकीद करना शुरू कर देंगे। चाहे वो पीटीआई, पीपल्स पार्टी। अगर मिनी बजट आता है तो कितना बड़ा बोझ होगा आवाम के ऊपर, कितनी सूरत हाल खराब होगी मजीद? अच्छा देखिए, मैं हाफिज साहब बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, मेरे इल्म में तो नहीं है। मैं यही तो बार बार रो रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी के अंदर भी रोता हूँ, आपके चैनल के तवज्जुह से भी कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट किस लिए, पार्लियामेंट के अंदर हर चीज को लेकर आए, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करें, पार्लियामेंट से जो चीज निकलेगी, जो पार्लियामेंट से जो चीज निकलेगी वही बेहतर होगी। अलीगढ़ साहब, मिनी बजट आएगा तो अब क्या होगा फिर लोगों का? देखें, आफ्ताब साहब अभी बात कर रहे थे, मैं ये गुजारिश करूं कि अब आफ्ताब साहब और कितनी बात करें, हाँ, नहीं, नहीं, मैं उनकी कुछ बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूं उनकी, कि देखें वो एक बात कर रहे थे आफ्ताब साहब के, ऑपोजिशन वाला, कौन सा ऐसा मौका जब ऑपोजिशन नहीं आई,
हम पहले सकूते ढाका को देख चुके हैं, अब हम किस तरफ मुल्क को ले जाना चाहते हैं कि सारे फैसले सिर्फ अक्सरियत की वजह से नहीं होते, इश्यूज को देखा जाता है कि ये इसमें पूरा पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम स्टेक होल्डर्स हैं, ऑपोजिशन की पार्टीज वोट लेकर नहीं आई हुई, उनका वोट बैंक बुलाएं, आप अपना देखें तो आपका तो बहुत थोड़ा शेयर है, और आपकी जितनी भी मुत्तहिदा हुकूमत की जो इत्तेहादी पार्टीज थी उन सब ने भी इतराज किया, और जिस तरह से फिर आपने जिस जोर के जरिए उनको भी मनवाया वो भी पाकिस्तान के सामने। तो फिर जब आप मुल्क को इस तरह से चलाएंगे तो वो मुझे अब वो सरवर साहब जो गवर्नर साहब हैं, वो नून लीग के भी गवर्नर रहे हैं, तो वो मतलब है कि मुझे वो शेर याद आ रहा था, जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। अब तो बोझ खुद छलांगे लगा रहे हैं, अब इस कश्ती से लोग छलांगे लगा रहे हैं, चाहे ईवीएम मशीन आए, इसके बावजूद कि आपने ईवीएम पास करवा ली है, फिर भी आप जो बोझ है वो खुद ब खुद कश्ती से छलांगे लगा रहा है। शायद सब कश्ती से छलांगे लगा रहे हैं लोग। सब देखें, सबसे पहली बात तो ये है, कल गौर साहब ने बिल्कुल जो सिनेरियो बिल्कुल उसको प्रॉपर तरीके पे वो एक्सप्लेन किया है। तो मेरा कहना ये है कि मौजूदा हुकूमत का कसूर नहीं है, इतनी बड़ी टीम है इनके पास 53 लोगों के वजीर कुबरा, मुआवन खसूसी, एडवाइजर 53। जब कहते थे 7 से 10 बंदे जो हैं वो मौजूदा हुकूमत चला सकते हैं, तो भाई वो किसकी बात माने किसकी ना माने, जो थोड़ा सा दब लगाता है, सुबह हम नाम सुन लेते हैं कि एक और आदमी जो है उसको एडवाइजर जब मुतमिद जो है ना वो उन्होंने लगा दी है। बाकी सिलसिला रह गया कि हमारे दोस्त कह रहे हैं कि अपोजिशन आती नहीं। भाई अपोजिशन पहले, सबसे पहले तो ये देखें कि आपका लीडर ऑफ हाउस जो है 3.5 सालों में कितनी दफा पार्लियामेंट में आया है। इनका एक ही इशू है कि आरटीएस दोबारा मेहरबानी करे, उसका नाम कोई भी रख लें ताकि हमारा सिलसिला ये चलता रहे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आइंदा अगली बात कुछ चलेगी, न ये कुछ कर पाए, न करने की पोजीशन में है, और न इनके पास विजन है। चले मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद जो ये जॉइंट अपोजिशन ने पार्लिमानी कमेटी कौमी सलामती की उसके बाइकआउट का फैसला किया है, कामरान साहब से उसकी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। कामरान साहब, ये जॉइंट अपोजिशन ने बाइकआउट का फैसला किया पार्लिमानी की जो कौमी सलामती कमेटी, क्यों सर? पहले तो देखिए जो अपना पार्लियामानी कमेटी जो बनी हुई है ये बड़ी अजीब सी बात है। पार्लियामान जो है वो दस्तूर के तहत वजूद में आता है, पार्लियामान के जो मेंबर है वो दस्तूर के तहत आते हैं, और ये जो कमेटी है ये एक स्टैट्यूटरी कमेटी है, यानी उनका वो फिर जो है ना वो दर्जा जो है ना वो कम करके दस्तूरी दर्जा कम करके स्टैट्यूटरी दर्जा जो है ना उनको वो दिया गया। और उसमें दर्जा देने की वजह जो है वो मुझे जो समझ आती है, बाद ऐसे मुतनाज़ा फैसले जो सारे हाउस में नहीं लाए जा सकते, वो सीधा लोगों को इकट्ठा करके और उनके सामने मेहनत समाजत करके उसकी मंजूरी लेना, जैसे फर्ज कर लीजिए कि एमपीएल मामला हो गया, उसके ऊपर जो ना किसी तरह लोगों को वो जो थोड़ा सा जो ना मुतमईन कर देना, तो इस तरह के मामला कोई और इस तरह के मिलते जुलते जो मामला होते हैं, तो ये तो पहले तो मुझे जो है इसकी लॉजिक जो है वो आज तक समझ में नहीं आई कि जो मामला पार्लियामान में आने चाहिए वो पार्लियामान की कमेटी जो है ना उसको कैसे वो करती है, और वो पार्लियामान की कमेटी जो है ना वो फिर अंडर सम स्टैट्यूट है उसके सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के तहत बैठती है। तो बाइकाट का फैसला किया है, उसकी रीजन है। अब पहले की बाइकाट की एक बात मेरे भाई ने आफ्ताब साहब ने तय की, तो उसके ऊपर बात ये देखिए कि आप देखिए कि इमरान खान साहब का पार्लियामान में आने का जो रेशो है वो क्या है। नेशनल असेंबली में तो ये शायद कभी कभार जो है ना साल 2 साल के बाद चले जाते हैं, मगर अभी तक गुज़श्ता 8-9 महीने में ये एक दफा भी जो है सेनेट में मैंने इनकी शक्ल नहीं देखी। उस मुल्क का वज़ीर आज़म पार्लियामान में नहीं आता होगा, उसमें दूसरे लोगों से ये गिला करने की क्या जरूरत है। फिर इनका कांडक्ट देखिए एज ए पार्टी, एज ए पोलिटिकल पार्टी, जब स्पीकर की तरफ से जब इनका पहले जो है ना वो मूव फेल हो गई ये जॉइंट सिटिंग की, फिर और स्पीकर की तरफ से जो लेटर लिखा गया उस वक्त जो है वो जो है वो बिल्कुल जो है ना वो उसका बड़ा सख्त मौक़िफ़ था, और मौलाना साहब का कहना था कि ये झूठ बोलना ही, ये धोखा देना। बड़ा बाकी दूसरे साथियों ने बड़ा वो कहा कि नहीं जी ये पार्लियामानी प्रैक्टिस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। खैर मैं और मेरे साथ हम लोग जाके मौलाना साहब के पास गए, जाके उनको बताया मिन्नत की कि चलो बाकी पार्टी का प्रेशर है। फिर उसके बाद वही हुआ, वो धोखा दिया। तो जिनका कांटेक्ट ये हो कि वो धोखा देते हैं, जब उनका काम निकल जाता है तो उसके बाद फिर आप उनको कहीं नहीं देखते, फिर उनको एमआरओ याद आ जाता है, फिर उनको चोर याद आ जाता है, फिर उनको डाकू याद आ जाता है। जो अपने चोर अपने डाकू बैठे हुए हैं शुगर के
गैसों की दूसरी चीजों की, वो तो आपके साथ हाथ मिला के बैठे हुए हैं। उनके खिलाफ तो आप जो है वो सेल बना देते हैं, कभी किसी और बना देते हैं। उनके लिए तो अब तक की बची के पीछे लोगों को लगा देते हैं, और बाकी लोगों को जो उन्होंने किया या नहीं किया उनके लिए मैप का हुआ जा रहा है। जब साहब उसके लिए पीछे पड़े हुए उनके, तो जब इस तरह का रवैया होगा, वो रवैया जो है वो आपकी पॉलिटिक्स आपकी नहीं चलने देगा, आपकी हुकूमत को नहीं चलने देगा। आप अपनी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा बोझ आप खुद हैं। तो ये स्पीकर साहब को कन्वे कर दिए कामरान साहब के अपोजिशन शरीक नहीं होगी उसमें? मैं तो समझता हूँ कि ये कमेटी जो है वो गैर जरूरी है, इसका कोई वजूद नहीं होना चाहिए। वो चीज समझ में नहीं आती जो दस्तूर के तहत वजूद में आई हो, और उसके बाद उसका जो छोटा वजूद है वो किसी स्टैट्यूट के तहत बनाया जाए। ये शहादत अमान साहब से भी पूछिए, उनको समझ आती है कि नहीं बतौर कानूनदान या बतौर वकील। ठीक, आफ्ताब साहब ये अब अपोजिशन उसमें नहीं जा रही, वो कहते हैं बार बार धोखा देते हैं। शॉर्टली हमें क्योंकि अब कंक्लूड करना है प्रोग्राम को। अच्छा हाफिज साहब, मुझे एक समझ में बात नहीं आ रही कि जी आप बैठें, आप डिस्कशन करें, आप आके अपना मौक़िफ़ बताएं कि जी हुकूमत ये चाहती थी, हम ये चाहते थे। बायकाट करने का मतलब ये होता है, जैसे इन्होंने कौमी असेंबली में बायकाट किया कि जी अब आप अपनी मर्जी से बिल पास कर लो, इसका मतलब ये होता है ये हमारे साथ मिले हुए हैं, ये यही चाहते थे, ये भी यही चाहते थे कि ये सारे बिल पास हो, समझे ना। तो इसीलिए मैं तो देखे, अगर हाफिज साहब जो आदमी गुफ्तगू से भागेगा तो मैं उसको क्या समझूंगा। अब ये दोनों वकील हैं माशाल्लाह, शहादत साहब भी बड़े वकील, मेरे कामरान साहब भी बड़े वकील। अगर ये कहे कि यार ये जज जो है ये मेरी बात नहीं सुनता, तो क्या केस छोड़ के भाग जाएंगे, बायकाट कर देंगे, तो एक तरफा फैसला कर देगा। और भाई आप बात तो करें, आप अपने आर्गूमेंट्स पेश करें, आप आए, आप बताएं अवाम को कि भाई ये चाहते थे, हम ये चाहते थे, इन्होंने फिर अपनी मनमानी की। जब आप हमें वॉक ओवर दे देते हैं, अपोजिशन जो है ना वो फ्रेंडली अपोजिशन वॉक ओवर। अली गौहर साहब ये तो बिल्कुल ये फ्रेंडली है, हाफिज साहब ये फ्रेंडली है। जब आप देख ले, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये अली गौहर साहब आप तो मौका देते, चलो जी जो मर्जी करें। ये गुजारिश करूंगा कि आफ्ताब साहब ने बात की है, अगर उन्होंने एक मजाक में बात की है तो मैं भी आज राय मजाक का उनको जवाब दे देता हूँ कि जो एक तरफा फैसला होता है वो अगली अपील में रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा, अक्सर यही होता है कि जो एक तरफा फैसले होते हैं उसकी नेक्स्ट अपील में फौरी तौर पर स्टे ऑर्डर मिल जाता है। देखिए गुजारिश ये है, बात ऐसी नहीं, आप सीरियस बात भी सुन लें। बात ये है, कोरोना का पेंडेमिक को आपके रवैये में अब आपको दिखा रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूं। कोरोना का पेंडेमिक को ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब मीटिंग में बैठे हैं, बिलावल भुट्टो साहब बैठे हुए हैं, इनकी बुलाई हुई मीटिंग है, उसमें से इमरान नियाजी साहब अपनी बात करते हैं और उठ के चले जाते हैं। हालात ये हो, कश्मीर का इशू हो, ऑपोजिशन लीडर असेंबली में मौजूद है, बिलावल भुट्टो साहब मौजूद हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी जो है वो मौजूद है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर वहां से गए। आप कहते हैं सीरियसनेस कश्मीर का इशू नहीं, आप बात नहीं मेरी गुजारिश नहीं, देखें ये आफ्ताब साहब, आप बिलावल साहब आते हैं, तकरीर करते हैं और चले जाते हैं। आफ्ताब साहब मेरी गुजारिश सुन लेना, अब एंड पे आकर आप प्रोग्राम को टोके ना। मुझे गुजारिश ये है, जब आपके रवैये इतने गैर संजीदा होंगे, जब आप कवानीन को बिल्डोज करेंगे, जब मुल्क को आप ऑर्डिनल फैक्ट्रियों के जरिए चलाएंगे, जब मशावरत के अमल पर आप यकीन नहीं रखेंगे और हर चीज जो है वो अपनी मर्जी के साथ ठोंसने की कोशिश करेंगे, तो फिर ऐसी सूरत हाल में जब आपने छोटी सब कमेटीज बनाई है, मैं कामरान की साहब की बात से इत्तफाक करता हूं कि इन छोटी कमेटीज का पार्लियामान बजाते खुद एक बड़ा एक मुकद्दस इदारा है और उसमें पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैठी हुई है। इन सब आप हाउस में लेकर आए, जब भी आप किसी इशू पर हाउस में बहस कराएंगे, हमने कभी बाईकाट हमने नहीं किया, आप लोग बाईपास करते हैं, हुकूमत बाईपास करते हैं, आप कोरम की निशानदेही कहते हैं कि जब असेंबली जो है वो एक रबर स्टैंप की हैसियत रह जाए, एक असेंबली की रबर स्टैंप की हैसियत रह जाए, और वो कर्नल और मेजर ये मशहूर हो कि वो आकर आपको डिक्टेशन देते हो, तो मादरत के साथ ऐसी असेंबली में फिर क्या हो सकता है। शाहद साहब लास्ट कमेंट सर, प्रोग्राम कंक्लूड करना है आपकी इस पूरी सूरत। सर मैं ये हाफिज साहब जो आफ्ताब जहांगीर साहब ने कहा ना कि जज बैठा हो उसको वकील सुनाए नहीं, तो हमारा कहना ये है कि जज की अदम मौजूदगी में वकील किसको सुनाए। पहली बात तो ये है कि ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, नंबर वन। उसके अलावा मैं बात बताऊं कि जो मेन कौम मुल्क का जो इशू है उसकी तरफ तो ये आते नहीं है। इनके जहन में दो ही चीजें घुसी हुई हैं
कि किस तरीके से अपने लिए ये सहूलत पैदा करें कि आने वाले वक्त में इनकी खींचातानी न हो, इनको नैब तंग न करे, वो कवानीन कहाँ से बनाएं। और शाहजाद साहब अब कहते हैं इनकी जो सब बातें position- आपने सिखाई हैं हमें, हम सीख रहे हैं आपसे। इनकी जो करप्शन है, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट देख लें, ठीक। कोरोना में इनके घपले गांचे देख लें, इनके जितने भी मसले मसाइल हैं वो आप लोगों के सामने खुलकर सामने आ चुके हैं। इनका वक्त बहुत करीब है और मैं ये समझता हूँ हमारे दोस्त जो हैं हवास बाख्ता हो चुके हैं, इस वजह से इनको कुछ सामने नजर नहीं आता। अच्छा, और इनको एक ही चीज नजर आती है कि शायद इनका मदावा जो नहीं, है, वो ये डब्बा जो अच्छा, है, ये चलो, डब्बा शाहजाद जो है साहब, ये कर सके। वो कश्ती में आपको आफ्ताब जहांगीर साहब नजर आ रहे हैं या नहीं नजर आ रहे? सर वो आफ्ताब भाई तो इतनी खरी और सच्ची बात कर गए कि मैं ये सोचने लग गया कि आफ्ताब भाई जा किस तरफ रहे हैं, या तो अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने तो इतनी मैं आपको बात बताऊं की है, कि इन्होंने इतनी मैं सच्ची अगर बात कश्ती की है, डूबेगी तो उसके खुदा साथ डूबूंगा। यकीन कर लें, ये असूल वाले आदमी हैं, असूल वाले आदमी हैं। लेकिन बात ये, इन्होंने एक आईना दिखा दिया, इन्होंने कहा मैं तो वहां पे भी रो रो के थक गया हूँ, लेकिन किसी कोई सुनता ही नहीं है। कोई इनकी नहीं सुनता, हमारी क्या सुनेगा। आफ्ताब जहांगीर साहब, शाहजाद अहमद साहब, कामरान मुर्तजा साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आइंदा हफ्ते इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।